इतिहासकार लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इम्पेरियल हरम विमेन एंड सोवरेंटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि उस्मानी साम्राज्य में सबसे अधिक सुनी जाने वाली बात है एक ख्वाब जो उस्मान ने अपनी आरंभिक सफलता के बाद देखा था। सेक अमेजिंग नॉलेज, रिसर्च से हासिल सच। विगत वर्ष से जिस एक टीवी ड्रामे ने काफ़ी धूम मचा रखी है और जिसे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं वो है ड्रिलिस अर्तुगरुल यानी अर्तुगरुल का जी उठना। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक विषयों पर बनाए गए ड्रामे में भी कई ऐसी बातें इसलिए जोड़ी या घटा दी जाती हैं ताकि व्यूअर्स का बेहतर मनोरंजन हो सके। अर्तुगरुल ड्रामा भी इससे अछूता नहीं हो सकता और इसीलिए हमने चाहा कि उस्मानी साम्राज्य के तथ्यों पर आधारित इतिहास से आपको रूबरू कराएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेक अमेजिंग नॉलेज। जिस एक विशाल साम्राज्य की चर्चा सदियों से होती आ रही है वो है अनातोलिया यानी तुर्की का उस्मानी साम्राज्य, जिसे ओटोमन साम्राज्य भी कहते हैं। ये 6 शताब्दियों तक विश्व के 3 कंटिनेंट के बड़े भूभाग पर छाया था। दुनिया के बड़े भूभाग पर शासन करने वाले इस परिवार और साम्राज्य के उदय का विवरण इतिहास की धुंध में गुम हो चुका है। इतिहास की किताबों में ठोस सबूत के तौर पर एक सिक्का और बाज़ंतीनी साम्राज्य के इतिहासकार का एक लेख मात्र ही मिलता है जिसमें उस्मान के एक ख्वाब की चर्चा भी है। ये तो बिल्कुल सिद्ध है कि उस्मान का संबंध वर्तमान तुर्की के अनातोलिया क्षेत्र में बसे तुर्क खानाबदोशों के काई कबीले से था और उनका साम्राज्य आरंभ में अनातोलिया के छोटे छोटे राज्यों जैसा ही था। उनकी शक्तियां भी लगभग एक जैसी थीं, लेकिन उस्मान या फिर उनके पिता अर्तुगरुल में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके बल पर मात्र इसी परिवार का राज्य बाद में अनातोलिया के विशाल साम्राज्य में परिवर्तित होकर 3 बड़े महाद्वीपों तक फैल गया। साथ ही इसे खिलाफत भी प्राप्त हो गई। किसी एक ही परिवार के 37 राजाओं द्वारा 3 कंटिनेंट के बड़े भूभाग पर लगातार 600 वर्षों तक साम्राज्य स्थापित रखना एक बड़ा ईश्वरीय चमत्कार ही माना जा सकता है। उस्मानी साम्राज्य की आधारशिला 14वीं शताब्दी के आरंभ में रखी गई, जो 20वीं शताब्दी में समाप्त हुई। एक इतिहासकार यह स्वीकारता है कि किसी परिवार का लगातार इतनी शताब्दियों तक राज करना ईश्वरीय चमत्कार ही है। इतिहासकारों में प्रसिद्ध नाम है कोरोलाइन फ्रैंकिल का। वो अपनी किताब उस्मान का ख्वाब उस्मानी साम्राज्य की कहानी में लिखती हैं, उस्मानियों की सफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका अनातोलिया में 2 शताब्दियों तक लगातार अन्य पड़ोसियों से युद्ध जारी रहा। अर्तुगरुल के बारे में इतिहासकार स्टैनफोर्ड जे शॉ अपनी किताब उस्मानी साम्राज्य का इतिहास और वर्तमान तुर्की में लिखते हैं कि उस्मानी साम्राज्य का आरंभ इतिहास के छात्रों के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, किंतु उस दौर में संसाधनों की कमी और बाद के दौर में लिखी गई बातों में विरोधाभास के कारण यकीन से बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन उस्मानियों के पूर्वज सलमान शाह थे, जो कि काई कबीले के सरदार थे और 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी ईरान के एक क्षेत्र में आबाद थे। मंगोल आक्रमण के तहत कई तुर्क कबीलों की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ कूच कर गया। जे शॉ के अनुसार सलमान शाह मुल्क शाम तक पहुँचे, लेकिन फरात नदी में डूब गए। उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, किंतु अर्तुगरुल ने पश्चिम की ओर अपनी यात्रा जारी रखी तथा अनातोलिया के क्षेत्र तक पहुँचे। वहाँ सल्जूक शासकों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के पश्चिमी भाग में ज़मीनें दे दीं। जे शॉ आगे लिखते हैं कि 1280 ईस्वी में अर्तुगरुल का इंतकाल हो गया। फिर कबीले के नेतृत्व की जिम्मेदारी उनके बेटे उस्मान को मिली।
दूसरी तरफ कोरोलाइन भी लिखती हैं कि अर्तुगरुल नामक एक कबायली सरदार पश्चिमोत्तर अनातोलिया में आकर सल्जूक एवं बाज़ंतीनी राज्यों के बीच के क्षेत्र में बस गया। सल्जूक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सौगात में कुछ इलाके भी दिए। कोरोलाइन ये भी लिखती हैं कि उस्मान के काल से संबंधित सिक्के से ये साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उस सिक्के पर लिखा है अर्तुगरुल के पुत्र उस्मान द्वारा जारी। वो लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना ये सिद्ध करता है कि वो उस समय सिर्फ एक कबीलाई सरदार ही नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में सल्जूक एवं मंगोल साम्राज्य से बाहर एक स्वायत्त सरदार थे। कोरोलाइन के अनुसार उस्मानियों के बारे में पहली चर्चा 1300 ईस्वी के करीब मिलती है। उस समय के एक बाज़ंतीन इतिहासकार ने लिखा है कि 1301 ईस्वी में बाज़ंतीनी सेना का सामना उस्मान नामक एक व्यक्ति की सेना से हुआ। बाफियूस युद्ध के नाम से जानी जाने वाली वो लड़ाई कुस्तुनतुनिया अर्थात वर्तमान इस्तांबुल के निकट लड़ी गई थी। उसमें बाज़ंतीनी सेना को बुरी तरह की हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी उस्मानियों को बाज़ंतीनियों की बराबरी करने के लिए और भी इंतज़ार की ज़रूरत थी। फिर जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक गुमनाम परिवार अचानक इतना आगे बढ़ गया कि जिसने लगातार 600 वर्षों तक के लिए एक ठोस साम्राज्य स्थापित कर लिया। इतिहासकार लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इम्पेरियल हरम विमेन एंड सोवरेंटी इन द ऑटोमन एम्पायर में लिखा है कि उस्मानी साम्राज्य में सबसे अधिक सुनी जाने वाली बात है एक ख्वाब जो उस्मान ने अपनी आरंभिक सफलता के बाद देखा था। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीबाली के सीने से चांद निकलता है और उस्मान के सीने में समा जाता है। उसके साथ ही उसके सीने से एक विशाल पेड़ भी निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। उस पेड़ की शाखाओं के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं, साथ ही खेतों की सिंचाई भी होती है। वीडियो जारी है, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले वीडियो में सवाल था कि ये किसने कहा था कि मैंने फ्रांस के ताज को पेरिस की नालियों में बहते हुए पाया, जिसे तलवार की नोक से उठाकर अपने सर पर रख लिया। जवाब होगा नेपोलियन बोनापार्ट। उस्मान ने जब शेख अदीबाली से ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उस्मान और उसकी औलाद को एक बड़े भूभाग पर शासन करने के लिए चुन लिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में समा जाने वाला चांद उनकी बेटी है। ख्वाब के कुछ दिनों बाद शेख अदीबाली की बेटी उस्मान की पत्नी बनी। कोरोलाइन आगे लिखती हैं कि उस ख्वाब की कहानी के पक्ष में दस्तावेजी सबूत भी इतिहास में मिलते हैं। वो ये कि उस्मानी साम्राज्य के आरंभिक दौर के कागजात से पता चलता है कि अदीबाली नामक दरवेश मौजूद थे और ये भी साबित होता है कि उनकी बेटी उस्मान की पत्नी थीं। कोरोलाइन लिखती हैं कि आरंभिक उस्मानी साम्राज्य को इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो अपनी पूरी ताकत उस ख्वाब को सच्चाई का जामा पहनाने में लगाते थे। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। इसकी अगली कड़ी बहुत जल्द आप तक हम लेकर आएंगे, जिसके तहत इतिहास के कई दूसरे पन्नों को भी खोलेंगे। इस वीडियो के लिए आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।